कुचल डालो। और मैं आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्त में आप देखेंगे कि दूसरी तरफ कोशिश कहता है कि वजीर और निकोला मुझसे कला छीन चुके हैं कमांडारों। अब हरमान काया कला पर निकोला के परचम फड़फड़ा रहे हैं। उस्मान कहते हैं कि यानी कि हरमान काया कला निकोला को दे दिया गया है। वजीर के खड़े किए गए निजाम में कलादारों को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कोशिश इसका सिर्फ एक मकसद है, ताकत बढ़ाना। उसका मकसद तुर्कमानों को अपने पीछे खड़ा करना है। वो जिरगे से कबल कला भाई को दे देगा। वो कला इसलिए हवाले करेगा ताकि कुंदूज साहब को कायों का सरदार बनाया जा सके। कायों की ताकत इसके लिए बुनियाद की हैसियत रखती है। कोशिश कहता है कि इस बात का इस कदर यकीन क्यों है तुम्हें उस्मान? उस्मान कहते हैं कि काफिर जाल बिछाने के मामले में बहुत माहिर है कोशिश, और मैं इनके जालों को तोड़ने में माहिर हूँ। अब तुम अपने अहल तरीन शख्स को एलची बनाकर रवाना करो। निकोला को इस खेल से बाखबर करो। तुर्कुत कहते हैं कि अब हम निकोला के लिए काम करेंगे क्या उस्मान साहब? उस्मान कहते हैं कि हरगिज नहीं, हर चीज का एक वक्त होता है। फिलहाल हमारा काम वजीर की सोच के मुताबिक काई कबीले पोस्ट पर बैठने वाले भाईजान को रोकना है। वो इस बात का हकदार है। कोशिश कैरोस को कहता है कि फौरन निकोला के पास पहुंचो। उस्मान साहब की बात लफ्ज ब लफ्ज बता दो। इसके बाद कैरोस फौरन रवाना हो जाता है। उस्मान तुर्गुत को भी कहते हैं कि आप भी चंद सिपाहियों की जिम्मेदारी लगाएं। मेरे भाई गोगतूग और बाकी शहीदों को लायक तौर पर दफन करें। तुर्गुत कहते हैं कि हम खित्ते की जानिब जा रहे हैं, ये सब हम कर लेंगे उस्मान साहब। उस्मान कहते हैं कि खित्ते की तरफ नहीं, हम घोड़ों को अंदर भेजेंगे। तुर्गुत कोतान को कहता है कि 5 सिपाहियों को शहीदों के मकाम की तरफ भेजो। कोशिश कहता है कि समझा नहीं मैं, हमने बिला वजह अपनी जानें खतरे में डाली हैं उस्मान। इतना कुछ हो जाने के बाद कैद की हालत में भी आपकी हिफाजत न कर पाने वाली सल्जूक सल्तनत के पास क्यों जा रहे हैं? उस्मान कहते हैं कि सुल्तान मसूद अजीम सल्जूक सल्तनत के सुल्तान हैं। मैं उनका एक सरहदी सरदार हूँ। मेरा कुनिया पहुँचना बहुत जरूरी है। तुर्गुत कहते हैं कि यह गैर महफूज कदम है उस्मान साहब। अगर जाकर वापस न आ पाए तो क्या होगा? अगर आपको मार दिया गया तो क्या होगा? उस्मान कहते हैं कि मुझे यहाँ मारना ज्यादा आसान है। बेलजिक के सफर में इन्होंने किस्मत आजमाई की है, लेकिन गेहातू और आलम शाह जाहिर है कि दोनों मिले हुए हैं। मुझे सुल्तान के पास न जाने देने की चाहत इन्हीं की थी। इसकी वजह सुल्तान की खिदमत में पेश होकर सारी बात मैं बता दूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो समझ जाएंगे और मुझे हक पर करार देंगे। तुर्गुत कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो मैं आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा और मैं महल में दाखिल करने वाले एक शख्स से भी वाकिफ हूँ। कोशिश कहता है कि आप लोगों ने मुझे मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ा। अगर ऐसा है तो मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ उस्मान साहब। घोड़ों को फौरन कुनिया की जानिब दौड़ाते हैं। उस्मान कहते हैं कि अरे माशाल्लाह, चलो फिर घोड़ों पर फौरन तैयार होकर चलते हैं। दूसरी तरफ गेहातू के पास सिपाही आकर बताता है कि जनाब तुर्कों ने अपना रास्ता बदल लिया। गेहातू कहता है कि क्या मतलब है इस बात का? सिपाही बताता है कि कुनिया की तरफ रुख है उनका जनाब। कुंदूज वजीर आलम शाह के पास पहुंच चुका होता है और कहता है कि वाज़े हो चुका है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा वजीर आलम शाह। खवातीन कबीले में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। उन्होंने कबीले में तकसीम शुरू कर दी है और किसके हुक्म से उन्होंने ये मामला शुरू किया? वो है मेरा भाई उस्मान। उसी का हुक्म है कि वो मुझे तख्त पर नहीं बैठने देगा। आलम शाह कहता है कि आप देख रहे हैं कुंदूज साहब, आपका भाई उस्मान कुनिया में होते हुए भी आपके कबीले में इंतशार पैदा कर रहा है और तकसीम का सबब बन रहा है। सरदारी इस तरह नहीं हो सकती। पहले अवाम का सोचें। आप अच्छे सरदार बनेंगे कुंदूज साहब। हर चीज से बढ़कर आप अवाम का ख्याल करते हैं, इसीलिए इन खवातीन को कबीला बदर
तैयार कर दें। कुंदुज कहता है कि जो आपने कहा कर चुका हूँ मैं, और अभी ये मामला करके ही आया हूँ। उन्हें कबीला बदरी का फैसला सुना दिया गया है। आलम शाह कहता है कि आपने कबीले के लिए दुरुस्त कदम उठाया कुंदुज साहब, अब उनके लिए परेशान न हो। कुंदुज कहता है कि लेकिन लगता है कि वालिदा और खवातीन इतनी आसानी से नहीं जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे तलवारें म्यानों से न निकलें और ये मसला भी हल हो जाए। आलम शाह कहता है कि इसकी फिक्र न करें, यकीनन मैं निजाम खराब करने वालों को रोकूंगा। खवातीन को जाना ही होगा, आप मुतमईन रहें। इसके बाद कोनूर बोरान के पास पहुंचता है और कहता है कि पहले तुम उस्मान साहब के साथ नजर आते थे, अब कुंदुज साहब के सिपाही बन गए हो। बोरान कहता है कि ये उस्मान साहब का हुक्म है कि काई तख्त पर बैठने वाले हर शख्स के पीछे खड़ा होना जरूरी है। कोनूर कहता है कि बताओ कि इसके लिए तुम अपने सरदार के खिलाफ खड़े होगे। बोरान कहता है कि नहीं नहीं, इनके खिलाफ नहीं हो। जब उस्मान साहब आ जाएंगे तो दोबारा मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा, मेरे सरदार जरूर आएंगे। कोनूर कहता है कि कबीले की भलाई के लिए, तुर्कों के मफादात की खातिर काम करने के लिए उस्मान साहब का होना बहुत जरूरी है क्या? बोरान कहता है कि अगर तुम्हारे ये ख्यालात हैं तो बताओ। सांप के पहलू से सांप ही निकलता है। तुर्कों का क्या कहते हो, काइयों का क्या कहते हो, और तुम जहर फैलाते हो। तुम्हारी जबान सांप की जबान की मानिद है। कोनूर कहता है कि धुएं के बगैर कोई जड़ी बूटी और गुनाहों के बगैर कोई बहादुर नहीं रह सकता। अगर मैंने गलती की है तो माफ कर दो मुझे बोरान आलम, हम अपनी गलतियाँ देखकर इनसे रजू करते हैं। बोरान कहता है कि तुम अपनी गलती को समझ चुके हो। कोनूर कहता है कि हाँ मैं समझ चुका हूँ। अब मुझे बताओ, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत हो तो कहाँ ढूंढ सकता हूँ तुम्हें? बोरान कहता है कि पहले मैं खुद को ढूंढ लूं, फिर तुम मुझे ढूंढ लेना। इस तरह से इस किस्त का यहाँ इख्तिताम हुआ। के साथ यही करेंगे तो हम भी और शरियार में क्या फ़र्क रह जाएगा। सादिया बेगम ने आपदीदा होते हुए कहा। अच्छा, ज़ुहैब ने हार मान ली क्योंकि वो जानता था कि वो चाहे जितने भी कोशिश कर ले सादिया बेगम ही नहीं जीत सकता, इसीलिए उसे चुप करके सब बात मानने में ही अपनी आफत समझी। आप पेशेंट शरियार के रिश्तेदार हैं, नर्स रजा साहब ने कहा। पेशेंट को होश आ गया, हम इन्हें कुछ देर में रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर आप उनसे मिल लीजिएगा। नर्स की बात सुनकर रजा साहब सोफे से उठकर खड़े हो गए। थैंक यू सो मच, रजा ने बर्फ कर कहा। देखा रजा, मैं तुम्हें कहा भी था कि कुछ नहीं होता, अल्लाह सब बेहतर करेगा। क्या फ़ायदा सलीम, मेरा बच्चा अपनी टांगों तो खो बैठा है, मैं अब शरियार को कैसे संभालूंगा, उसे अब नजरें कैसे मिलाऊंगा, उसको तसल्ली कैसे दूंगा, उसकी माँ अलग बिस्तर पर पड़ी हुई है। ऐसा नहीं कहते रजा, आजमाइशें ही तो इंसान को इंसान बनाती है। आजमाइशों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये तो उस फानी ज़िंदगी का हिस्सा है। ओके आंटी, और मैं और रानी आप चलते हैं। थोड़ी देर पहले मॉम की कॉल आई हुई थी, वो हमें घर बुला रही थी। ताबिश सादिया बेगम से कहा, अभी क्यों जा रहे हो बेटा, खाना खा कर जाना। आलिया बेगम ने मुस्कुराते कहा, नहीं आंटी, अभी हमें जाना होगा, खाना फिर कभी, चलो। रानी, यार क्या हो गया है, तुम मुझे इन लोगों के साथ अकेला छोड़कर जा रही हो। अब यार प्लीज़ आज रात तुम इधर ही रुक जाओ, मैं अकेले कैसे इन सब लोगों को संभालूंगी। हया ने रानी के कान में कहा, था अभी तुम जाओ, मैं हया के साथ इधर ही रह रही हूँ, तुम मॉम डैड को बता देना। रानी ने फैसला सा देखा। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अभी ताबिश को गए हुए मुश्किल 20 मिनट ही हुए थे कि ज़ुहैब शुरू हो गया। कैसी लड़की हो तुम हया, तुम्हारा कज़न पहली दफ़ा तुम्हारे घर आया है और तुमने उसे सिर्फ चाय पिलाई है। ज़ुहैब ने मुँह बनाते हुए कहा, मैंने सलीमा आंटी को खाना खाने का बोला है, कुछ ही देर में बाद खाना भी खिला दूंगी। हया ने मुस्कुराते हुए कहा, सलीमा आंटी को क्यों, हमें तो आपके हाथों का खाना बनाया खाना है। ज़ुहैब के मासूम फरमाइश पर हया के आंखें खुली की खुली रह गई। उसे तो मुश्किलों से चाय बनानी आती थी, अब वो 10-12 लोगों के लिए खाना कैसे बना, उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो उस बात को कैसे संभाले। अभी वो ज़ुहैब को सच बताने वाली थी कि उसे खाना बनाना नहीं आता कि रानी उससे मुश्किल आसान कर दी। हमेशा हम लड़कियां आप लड़कों के लिए खाना बनाती हैं, आज आप लोग हमारे लिए खाना बनाओगे। जो मेरे साथ है वो हाथ खड़ा करे। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। रानिया की बात पर सबसे पहला हाथ सालार, फुरकान साहब और आफ्ताब साहब ने खड़ा किया, जिसको देखकर ज़ुहैब उन पर अफसोस ही करता रह गया। फिर सलार के बाद फातिमा और हया ने अपना हाथ खड़ा किया, जबकि घर की खवातीन चुप कर रहकर रानिया की शरारतों से लुत्फ़अंदोज़ होने का फैसला किया। माना कि इनका काम चोरों ने तुम काम से बचने के लिए अपना हाथ खड़ा किया है। आप लोगों ने क्यों अपना हाथ खड़ा किया है? बहुत शौक है अगर आप काम करने का, तो आप लोगों को एक होटल खोल कर देता हूँ। ज़ुहैब ने सलार की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि वह आफ्ताब साहब और फुरकान साहब देखने की जसारत नहीं कर सकता था। यार ये काम चोरें तो हमारे लिए पूरा साल खाना बनाते हैं, अगर आज हमने उनके लिए खाना बना लिया तो कोई बड़ी बात है। सलार ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम तो उन्हीं की साइड लोगे ना, क्योंकि तुमने सिर्फ प्याज ही तो काटना होगा, बाकी सारा काम तो अकेले मैं ही करूँगा। ज़ुहैब ने मुँह बनाते हुए कहा, वाह कितने अच्छे चेहरा शनास हो तुम, अब चलो यहाँ, पहले देर हो गई है। वैसे भी अच्छे शेफ़ अपने मेहमानों को इंतज़ार नहीं करवाते। सलार ने कहा, तुम देखना बेटा, सारे बर्तन तुमसे ही धुलवाऊंगा। हाँ हाँ, और कोई हुक्म? सलार ने हंसते कहा, नहीं फ़िलहाल यही काफ़ी है, बाकी काम
तुमसे किचन में करवाऊंगा, ज़ुहैब ने मुँह बनाते हुए कहा। इन दोनों की बातें सुनकर सब हंसने लगे। रानिया और फातिमा लड्डू लेकर बैठ गई, क्योंकि आलिया बेगम के सामने टीवी लगाकर उनकी बातें सुनने का दोनों को दिल नहीं कर रहा था। आंटी, शाम से रात हो गई है, मेरे ख्याल से मुझे मामा से बात करनी चाहिए, हया ने आलिया से कहा। हाँ बेटा, ज़रूर बात करो। ठीक है, फिर मैं मामा से बात करके आती हूँ। हया ने अपने कमरे में आकर गहरा सांस लिया। आज का दिन इतना थका देने वाला होगा, ऐसा सोचा भी नहीं था। आज तो अल्लाह ने उसकी सबके सामने इज्जत रख ली, वरना सिद्रा ने उसे शर्मिंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मम्मा, शहरियार की तबीयत अब कैसी है? और रज़ा अंकल और साइमा आंटी कैसी? साइमा शहरियार के एक्सीडेंट का सुनकर भी होश हो गई है, मगर अब ठीक है। रज़ा भाई का भी बहुत बुरा हाल है, मगर वो भी अब ठीक है। शहरियार को होश आ गया, अब हम उसी के साथ बैठे हुए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। या अच्छा, आप ये बताएं, अब वापस कब आएंगे? मैं तो आज रात यहीं रहूँगी। अब बता, तुम्हारे बाबा घर आ जाएंगे? ओके बेटा, ठीक है। नहीं, अभी तक नहीं। ज़ुहैब वो सलार खाना बना रहे हैं, हया ने मुस्कुराते कहा। वो दोनों क्यों? गलत बात बेटा, वो हमारे मेहमान हैं। आप सलीमा आंटी को खाना बनाने का कहती ना। नहीं मामा, ज़ुहैब वो सलाह अपनी मर्ज़ी से बना रहे हैं। या झूठ बोलते हुए भी बिल्कुल ही नहीं घबराई, क्योंकि ये पहला झूठ थोड़ी था। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है। मैं कल घर आ जाऊँगी, अपना ख्याल रखना। वाह यार, क्या किचन है! इधर तो काम करते हुए भी मज़ा आएगा। ज़ुहैब ने हंसते हुए कहा। इतना ही अगर पसंद आ गया है तो तुम्हें रज़िया आंटी का किचन तो उनसे पहले कहकर सलीमा आंटी को फारिग करके तुम्हें रखने इस किचन में। सलार ने हंसते हुए कहा। तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी चुप करके काम करो और मुझे भी करने दो। हाँ हाँ, शेफ साहब के एक्शन तो कई देखे, सलार ने हंसते हुए कहा। तुम एक काम करो, इन काम चोरों के साथ जाकर लूडो खेलो, क्योंकि तुम ना खुद काम करोगे और ना ही मुझे करने दोगे, ज़ुहैब ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, अब कुछ नहीं बोलता, सलार ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। मामा मुझे माफ़ कर दें, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ये सब मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। आप मुझे कहती थी कि गाड़ी तेज़ ना चलाया करो, मगर मैं भी आपकी बात नहीं सुनी। शहरियार ने रोते हुए साइमा बेगम के आगे हाथ जोड़ते कहा। नहीं मेरी जान, आप मेरे आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, शायद तुम्हारे नसीब में ही ऐसा लिखा था। शहरियार, तुम परेशान हो, मेरी डॉक्टर से बात हो गई, तुम्हें मैं अगले ही महीने अमरीका इलाज करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, रज़िया साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। शहरियार के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। सिद्रा ने नहीं आई मम्मा, क्या उसने आप मेरे एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया? बताया तो था मेरी जान, तो पर तुम्हें पता है कि सिद्रा का कोई भाई नहीं है, एक बाप ही है। वो भी आजकल बीमार है, फिर वो किसी के साथ इतने कोई भाई भी नहीं है, बाप भी नहीं है, फिर वो किसी के साथ आती। तुम फिक्र ना करो, मेरी उससे कॉल पर बात हुई है, वो सुबह तुमसे मिलने आएगी। अच्छा, शहरियार ने उदास होते हुए कहा। बस बेटा, अब आपने हिम्मत नहीं हारनी और हालात का सामना करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप फिर अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे। थैंक यू अंकल। हया नहीं आई क्या आपके साथ? बेटा वो घर में है, उसके कज़न्स आए हैं तो वो उसके साथ है। अच्छा शहरियार, तुम रेस्ट करो, हम बाहर जाते हैं, डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है। कुछ ही देर में वो सब कमरे से बाहर निकल गया। अब कमरे में सिर्फ शहरियार था, मगर चूँकि उसने नींद की दवाई ली हुई थी, इसलिए वो भी उनके साथ जाते साथ ही सो गया। तो अब आपके सामने पेश ही किचन कढ़ाई, जिनको दुनिया के मशहूर तरीन शेफ़ ज़ुहैब अहमद ने अपने हाथों से काम चोरों के लिए बनाई है। ज़ुहैब ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो खा कर ही पता चलेगा कि कैसी बनी है, वरना हमें क्या पता कि आप कितने अच्छे शेफ़ हैं। तो आपके हाथों की बनी हुई चिकन कढ़ाई ही बताएगी, राना ने ज़ुहैब के चराते हुए कहा। हाँ हाँ, तो किसने मना किया है, ज़रूर खाएगा। चिकन कढ़ाई आप ही काम चोरों के लिए तो बनाई है, मगर फिर नंबर भी देने होंगे, आप सब ने मंजूर है? उस बार हया ने हंसते हुए कहा। चूँकि शाम से उन लोगों ने कुछ नहीं खाया तो सबको बहुत ही भूख लगी हुई थी, इसलिए सभी की चिकन कढ़ाई पर टूट पड़े। बस 20 मिनट बाद सभी खाना खाकर फारिग हो गए। तो ज़ुहैब ने मौका देखते हुए कहा। तो अभी कैसी लगी आपको शेफ़ ज़ुहैब अहमद के हाथों की बनी हुई चिकन कढ़ाई? ज़बरदस्त, आप सब ने एक साथ कहा। सब ने ज़ुहैब को पूरे नंबर दिए, सिवाय सलार के, क्योंकि सलार के मुताबिक प्याज उसने भी काटा था, तो वो आधे नंबर अपने पास रखेगा, बाकी नंबर ज़ुहैब को दे रहा है। सलार के बेटों की दलील सुनकर सब हंसने लगे। ज़ुहैब के तैयार करदा चिकन कढ़ाई से इंसाफ करने के बाद सब एक बार फिर टीवी लॉन्च में आकर बैठ गए, जबकि फुरकान साहब और आफ्ताब साहब खाना खाने के फ़ौरन बाद ही शहरियार को देखने अस्पताल चले गए। चूँकि उनके आज के दिन हया का पसंदीदा ड्रामा फरिया लगता है, तो वो भी सबके साथ ताल्लुक़ होकर टीवी लॉन्च में सोफ़े पर टांग रखकर ड्रामा देखने में मसरूफ़ हो गई। रानिया और फातिमा अपनी अधूरी खेली हुई गेम को मुकम्मल करने में मसरूफ़ थे। ज़ुहैब और सलार किचन में थे। ज़ुहैब का मानना था कि खाना उसने बनाया तो चाय सलार बनाएगा, तो ना चाहते हुए भी सलार सबके लिए चाय बनाने में मसरूफ़ था, जबकि ज़ुहैब उसे छेड़ते हुए उसकी वीडियो बना रहा था। सादिया बेगम, आलिया बेगम भी हया का पसंदीदा देखने में मसरूफ़ थी। आओ आओ ना यार, तुम भी खेलो हमारे साथ। रानी की बात सुनकर सादिया बेगम को रानी दुनिया की सबसे प्यारी लड़की लगी। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें ड्रामे की कहानी समझ नहीं आ रही थी। 2-3 बार ड्रामे की कहानी के मुतालिक सवाल भी पूछे, मगर जिनके जवाब रानी ने दबे दिए, क्योंकि ड्रामा देखने के दौरान हयात तो लिफ्ट के बोर्ड लगाया हुआ होता है। नहीं, मैं ड्रामा देख रही हूँ, या तुम पहले भी देख चुकी हो ये ड्रामा, आ जाओ ना, बस 10 मिनट का रह गया, ड्रामा देख कर आती हूँ, हया ने ड्रामा देखते हुए कहा। हया की बात सुनकर सादिया बेगम के बेचारे रूह को तस्कीन मिली।
वरना तुर्की ड्रामे तो दूर की बात, उनको ये भी याद नहीं था कि उनकी आखिरी दफ़ा पाकिस्तानी ड्रामे कब देखा था। मैं जीत गई फातिमा, तुम हार गई। मैं तुम्हें कहा भी था कि मुझे हारना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। रानी ने मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर आए हुए बालों के पीछे करते का धांधली करके जीतने का कोई फ़ायदा नहीं। फातिमा ने मुँह बनाते हुए कहा, हारने के बाद भी हर इंसान जीतने वाले से यही कहता है। रानी ने लूडो को बंद करते हुए कहा, ओके मैडम, आप जीत गई, मैं हार गया, अब खुश चलो, शुक्र है तुमने हार तो मानी। हालांकि वो भी जानती थी कि उसने छोटी मोटी धांधली की है। अब क्या होगा, फरिया का भाई तो उसने छोड़ता, एक तो शायद बस सीन नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में ही क्यों दिखाई दिए जाते हैं। तुम तो ऐसे ही कह रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं आगे क्या होगा। बट बोलो कि तुम ये ड्रामा पहले भी 2 बार देख चुकी हो। रानी ने हया के पास बैठते हुए कहा, यार रानिया, ये मेरा फेवरेट ड्रामा है, ये मुझे इतना पसंद है कि जितना भी देख लो दिल नहीं भर रहा। फुरकान भाई, आप यहाँ, सलीम साहब ने कहा, जो कि रात के खाने के लिए कुछ खरीदने कैंटीन की तरफ आ रहे थे। मगर फुरकान साहब को कैंटीन पर देखकर हैरान रह गए। मैं शरियार की तबीयत दरियाफ्त करने अस्पताल आया था। आफ्ताब भी मेरे साथ आया है, वह गाड़ी पार कर रहा था। मैंने सोचा कि बच्चे के लिए कुछ ले लूँ, तभी कैंटीन पर आया था। उन सब की क्या ज़रूरत थी फुरकान भाई, आपके अस्पताल में आए हैं, यही काफ़ी था। नहीं, कुछ नहीं होता, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लूँ बच्चे के लिए, तो इसलिए फिर जूसेस ही ले लिए। आप ये बताएं कि शरियार की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, शरियार आपको होश आ गया, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगले महीने उसका ऑपरेशन है, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, आफ्ताब आ जाएं तो फिर उसके साथ ही चलते हैं, फुरकान साहब ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अभी मुश्किल 5 मिनट ही हुए थे कि आफ्ताब साहब कैंटीन आ गए। उनका तो देखकर सलीम साहब और फुरकान साहब अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। गर्मा गर्म चाय तैयार है, सलाह ने चाय के प्यालों से भरी ट्रे टी लाउंज में रखते हुए कहा। चाय का सुनकर हया, रानी और फातिमा कमरे से बाहर आ गई, जो कि कुछ देर पहले टीवी देखने के बाद कमरे में चली गई थी। मैं अब इतना हौसला नहीं बाकी था कि मैं न्यूज़ सुनने के बजाय दूसरा ड्रामा देखें। उन्हीं के इसरार पर हया, रानी और फातिमा हया के कमरे में टीवी चली गए, जो कि अब चाय इसका सुनकर बाहर भी आ गई थी। भाभी, भाई मुझे भी देना, फातिमा ने सलार से कहा, चूँकि फातिमा को तंग करने के गर्ज से उसको चाय का कप दिए बगैर ही पास से गुजर गया। क्या करोगी चाय पी के, वैसे भी इतनी काली हो जाएगी। ज़ेब ने फातिमा को चिढ़ते हुए कहा, मुझे पर तो आप ऐसे तनकीद करें जैसे आप खुद फ्रांस के शहजादे हो। फातिमा ने मुँह बनाते हुए कहा, फ्रांस का शहजादा ना हुआ तो क्या हुआ, पाकिस्तान का तो हूँ। ज़ेब ने चाय का कप ऊपर उठाते हुए कहा, बेटा रज़िया से बात हुई आपकी? उससे पहले फातिमा कुछ बोलती आलिया बेगम ने हया से पूछा। जी अम्मी, हुई थी, मामा ने कहा है कि शहरियार अब ठीक है। आलिया बेगम की बात पर जब सिर्फ सादिया बेगम ने आमीन कहा तो आलिया बेगम कितने सबको नज़रें उठाकर देखा, जिस पर सब ने एक साथ ऊंची आवाज़ में आमीन कहा। मैं और फातिमा नमाज़ पढ़ कर आते हैं, आज पहले ही बहुत देर हो चुकी है, आलिया बेगम ने सोफे से उठते हुए कहा। उनके उठने की देर थी कि फातिमा भी उठ खड़ी हुई और आलिया बेगम के साथ ड्राइंग रूम में नमाज़ पढ़ने चली गई। इन लोगों के जाते ही ज़ेब अपनी बतीसी का नज़ारा करवाते हुए सलार के सामने वाले सोफे पर बैठ गए। डेयर जजीज़, कैसी लगी आपको लोगों को मेरे हाथ की चाय? सलार ने कहा, जिसका कब से मूड हो रहा था कि अपनी तारीफ़ सुनने का, मगर जब किसी ने नहीं की तो उसने खुद ही सबसे पूछ लिया। बिल्कुल आपकी तरह कड़वी, ज़ेब ने अपनी बतीसी दिखाते हुए कहा। आपसे किसी ने पूछा, आपको शायद पता नहीं, मगर मैंने सिर्फ जजी से पूछा। सलार ने अपना कप सोफे के पास पर टेबल पर रखते हुए कहा। तो क्या मैं जज नहीं हूँ? ज़ेब ने मुँह बनाते हुए कहा। जी नहीं, आप सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले हैं। सलार ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा। हाँ, अब तो आप यही कहेंगे, मेरे हाथों की बनी हुई चिकन कढ़ाई जो आप हजम हो गई है। ज़ुहैब ने सलार को जताते हुए कहा। हाँ सच में ज़ुहैब, कोई जताना तो तुमसे सीखे। हाँ या अब हमें इजाज़त। तो सादिया बेगम ने उठते कहा, क्या मतलब आप जा रही हैं? या ने सवाल नज़र सादिया बेगम को देखा। हाँ मेरा बच्चा, मैं ज़ुहैब और सलार के घर जा रही हूँ। फातिमा तुम्हारे पास ही रहेगी, सादिया बेगम ने सोफे से उठते हुए कहा। ओह अच्छा, हया को उससे बेहतर जवाब नहीं सोचा। माई डियर कज़न, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझसे अपने घर में मुलाजमा की तरह काम करवाया। ज़ेब ने हंसते हुए कहा। नहीं यार, इसमें शुक्रिया कहने वाली बात नहीं है, आप तो हमारे अपने हैं, बल्कि जब अगली दफ़ा आएंगे तो आपसे बर्तन भी धुलवाऊंगी। हया ने हंसते हुए कहा। अभी ज़ेब हया को जवाब देने ही वाला था कि सादिया बेगम ने नज़रों से सिग्नल दिया, जिसे देखकर उसने खामोश रहने में ही अपनी आफियत समझी। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने घर बुलाया, अच्छा खाना खिलाया, अब आप हमारे घर भी आना, सादिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। इसमें शुक्रिया कहने वाली क्या बात है, मैं तो आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आया। हया ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो बेटा आपका बड़ापन है कि आपने अपनी बड़ी इज्जत दी। अब आपने भी रज़िया और सलीम भाई के साथ हमारी तरफ चक्कर लगाना है। अल्लाह हाफिज़ कह के वो दोनों कहाँ थे आप? सलीम खाना लेने गए थे या बनाने गए थे, या आपको पता था जबकि साइमा भाभी दिन भूखी हैं तो आपको जल्दी आना चाहिए था? सलीम वेटिंग रूम में दाखिल होते यासिर बेगम शुरू हो गई, क्योंकि वो उस बात से अनजान थी कि उसके 2 भाई भी सलीम के साथ आए हैं। फुरकान भाई और आफ्ताब भाई भी आए हैं। हसिया बेगम की शिकायतों को नज़रअंदाज करते हुए कहा। उफ गुड़िया, तुम कितना तंग करती हो बेचारे को, हमने सब सुन लिया है, वो 2 ही मिनट तो लेट हुआ था। आफ्ताब साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई आप तो गुड़िया ना कहें, अब तो मैं खुद एक गुड़िया की माँ हूँ। आसिया ने शर्मिंदा होते कहा। तो क्या हुआ, तुम जितनी भी बड़ी हो जाओ हमारे लिए तो बची ही रहोगी। रज़ा साहब कहाँ है? आफ्ताब साहब ने आसिया से पूछा।
वो शहरयार के पास हैं। शहरयार अभी सो कर उठा है तो उसको देखने गए हैं। आसिया ने जवाब दिया, अच्छा हम भी उनके पास ही चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फुरकान साहब और आफ्ताब साहब ने एक साथ कहा। वालेकुम अस्सलाम। रज़ा ने सलाम का जवाब देते हुए था, मगर साथ ही सवाल नज़र सलीम साहब की तरफ देखा। रज़ा, ये आसिया के भाई हैं, शहरयार को देखने आए थे। सलीम के इस बात सुनते ही रज़ा अपनी जगह से उठ खड़े हुआ। आफ्ताब साहब और फुरकान साहब से हाथ मिलाया। आए बैठे। साइमा ने कुर्सी से उठते हुए कहा, नहीं बहन, आपकी बैठी हुई हम खड़े ठीक हैं। आफ्ताब साहब को साइमा बेगम का खड़ा होना मुनासिब न लगा। आप लोग बैठे, मैं मुलाजिम से कहकर आप लोगों के लिए कुछ मंगवाती हूँ। नहीं, आज की ज़रूरत नहीं है, हम खाना खा कर आए हैं। शहरयार, अब कैसी तबीयत है आपकी? आफ्ताब साहब ने शहरयार से पूछा। अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ, बस थोड़ा सर में दर्द है, बाकी सब ठीक है। शहरयार ने बेड पर टीक लगाते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। ये अल्लाह के काम है तो बस अल्लाह पर भरोसा करो, फुरकान साहब ने कहा। तकरीबन रात के 12 बजे का वक्त था जब हया को अचानक प्यास लगी। उसने कमरे की लाइट ऑन करके बेड के साथ रखे टेबल पर पानी के जग से पानी पीना चाहा, मगर पानी नहीं था। हया ने गुस्से से हाथ हुई रानिया को देखा, जिसने सारे पानी हया के मुंह करने के मना के बावजूद फातिमा के ऊपर फेंकने के पर ज़या कर दिया था। हया का बस नहीं चल रहा था कि सोई हुई रानिया को जगाया और उसके पानी मंगवाया, मगर ये करके उसने रानिया से जूते थोड़ी खाने थे। जो ही वो किचन में एंटर हुई, से सलीम साहब किचन में पिसनी पीते हुए दिखाई दी। उसको देखा हया कि बेजान जिसम में जान आई कि चलो शुक्र है बाबा किचन में ही हैं। बाबा आप कब आए? हया ने सलीम साहब से पूछा। बस अभी थोड़ी देर पहले आया था। आप सोई नहीं हो अभी तक? सोई हुई थी, प्यास लगने की वजह से आँख खुल गई थी। सादिया, ममानी, ज़ुहैब और सलार तो 9 बजे ही चले गए थे। आलिया, ममानी, फातिमा और रानिया इधर ही हैं। हया ने फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए कहा, अच्छा मेरी बेटी ने खाना खाया? सलीम साहब मुस्कुराते हुए कहा, जी बाबा खा लिया। आपने खाया? मैंने भी अस्पताल में खा लिया था। मैं भी उसे कल देखने जाऊँगी। हया ने फैसला सुनाते हुए कहा, हाँ ज़रूर, मैं अपनी बेटी को खुद लेकर जाऊँगा। अच्छा बाबा, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी रेस्ट करें। शहरिया, आँखें खोलो, देखो उन कौन मिलने आया है। तुमसे साइमा बेगम ने शहर के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। उनके हाथ फेरने की वजह से शहरियार ने एक आँख खोलकर देखा तो सामने सिद्रा खड़ी थी, जिसको देखते साथ ही उसने अपनी दोनों आँखें खोलकर बैठने की कोशिश की। तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ। सिद्रा, तुम कहाँ थी? तुम कल क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? इतना इंतजार किया मैंने तुम्हारा। बस एक बार मुझे अपने पाँव पे खड़ा होने दो। हया के घर में खुद तस्वीरें भिजवाऊंगा, देखो तुम नाराज़ ना होना। मैं ठीक होने के बाद सबसे पहले तुम्हारा काम करूँगा। शहरियार ने सिद्रा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। तुमने जितनी मेरी मदद की उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। सिद्रा ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, नाराज़ क्यों हो रही हो सिद्रा? मैंने तुम्हें बताया भी था कि मैं बस ठीक हो जाऊँ फिर सब काम कर दूंगा। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। सिद्रा का रवैया शहरियार की समझ से बाहर था। उसकी आंखों में अपने लिए कोई जज्बात न देख उसकी रूह तक को तकलीफ हुई थी। तुम फिर मुंह क्यों बनाया हुआ? शहरियार ने सिद्रा से पूछा। क्या करूँ, मुँह ही ऐसा? सिद्रा ने मासूमियत से जवाब दिया। सिद्रा, मेरे पास एक ही बहुत अच्छी खबर है जिसको सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। शहरियार ने मुस्कुराते कहा, क्या खबर? सिद्रा ने बस इतना ही कहने में इत्तेफाक है, अगले महीने मेरा और तुम्हारा निकाह है। मामा को मान गई हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? निकाह वो भी मेरा और तुम्हारा? लगता है कुछ ज़्यादा ही चोट लगी है तुम्हारे दिमाग पर। सिद्रा ने गुस्से से कुर्सी से उठते हुए कहा, मैं मानती हूँ कि हमारी मंगनी भी हुई थी, मगर तब तक की बात और थी। और अब तुम एक माजूर इंसान हो और मैं एक माजूर इंसान से शादी करके अपनी ज़िंदगी थोड़ी ही ख़राब करूँगी। हमारे अस्पताल में भी थी, तुमसे इसी बारे में बात करने आई थी। शहरयार, तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी दाँव पर नहीं लगा सकती। ये क्या कह रही हो तुम सिद्रा? तुम मेरी मोहब्बत हो, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? तुम्हारे पास दौलत की वजह से ही तुमसे मंगनी की थी, मगर मैं दौलत की इतनी भी बेचारी नहीं हूँ कि दौलत की खातिर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दूँ। मैं जा रही हूँ, बाय। आई होप आई विल नेवर सी यू इन माई लाइफ। सिद्रा ने बेगम बैग उठाते हुए कहा, सिद्रा तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे लिए क्या 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 बात है शहरयार? मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि हया के घर जाओ। तुम्हें याद हो तो तुमने ही कहा था कि मैं उस तरह हया को मदद चुकाऊँगा। ये सब तुम्हारा प्लान था, मगर ये सब तुम्हें ही तो खुश करने के लिए था। सिद्रा की बातें शहरयार के दिल को नहीं रूह के तकलीफ दे रही थी। तुम बच्चे नहीं थे जब मेरी बातों में आ गए थे। ये सब तुमने अपनी अना की तस्कीन के लिए किया और अब इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो। अगर तुम अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हो तो अपने करतूतों की सज़ा भुगत रहे हो। मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। मैं भी देखूंगी कि तुम व्हील चेयर पर कैसे दिखाई देते हो। ये कहकर सिद्रा रोते हुए शहरयार को किला छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। सिद्रा के अल्फाज शहरयार के दिल पर किसी खंजर की तरह गिर रहे थे। ओह सब बहा, तुम इतना क्यों रो रही हो? देखो गलती सारी तुम्हारी ही थी। मेरे और सिद्रा के बारे में सिद्रा के घर वालों को बताने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें हमारे मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। कुदरत का इंसाफ तो देखो ज़रा कि शहरयार जैसे सिद्रा के रोने पर सबात की मंगनी तो रोवाई थी, आज अपनी मंगनी तोड़ने पर रो रहा था। सबात के मामले में तो वह बिल्कुल ही बेहिस हो गया था, मगर उसने हया के साथ कौन सा अच्छा किया था? ये जो
करने जा रहा था, उस बारे में वो सब क्या होता। ज़रा तुम्हारे अब्बू को तुमसे ज़रूरी बात करनी है। नाश्ते के मेज़ पर आते हुए उन्होंने कहा, सलार तुमसे सिर्फ कुछ ही महीने बड़ा है, मगर उसका रिश्ता तय हो गया है और तुम अभी तक हाथ पर हाथ रखे बैठे हो। तुम अब्बू क्यों क्या शुरू कर दिया? ज़ुहैब ने सिर्फ सोचा क्योंकि फरकान साहब के आगे बोलकर अपने दांत नहीं तुड़वा देते। ज़ुहैब तुम्हारे अब्बू कुछ कह रहे हैं तुमसे, सादिया बेगम ने ज़ुहैब को याद दिलाते हुए कहा। वो तो ठीक है अब्बू, पर मैं क्या कर सकता हूँ? ज़ुहैब ने बात को संभालते हुए कहा, तुमने कुछ नहीं करना, सिर्फ हाँ करनी है। लड़की हम देख चुके हैं, फरकान साहब ने कहा। कौन लड़की? ज़ुहैब ने चीखते हुए कहा, या की दोस्त रानिया। सादिया बेगम ने उसका कहा। रानिया का नाम सुनकर ज़ुहैब के बेजान जिसम में जान आई। बरखुदा तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं? फरकान साहब को पता था कि ज़ुहैब इनकार नहीं करेगा, इतना तो वो जानते थे। नहीं अब्बू, आप सबकी खुशी में मेरी खुशी है। ज़ुहैब ने सादतमंदी का जवाब सबूत देते कहा, सादा ये हमारी ही बेटा है ना, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। इतनी सादतमंदी, वो भी ज़ुहैब से। वाह ज़ुहैब, दिल खुश कर दिया तुमने मेरा। आज ही क्यों मेरे ख्याल से नए काम करने में देर नहीं करनी चाहिए। सादिया बेगम ने मुस्कुराते कहा, हाँ ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं आज दुकान से 4 बजे तक वापस आ जाऊँगा। तुम इरम को भी बुला लेना, इकट्ठे ही चलेंगे। आज खिलाफ मामूल हया की आंख जल्दी खुल गई तो उसने बेड पर लेटे हुए अपने बालों को बांधा और टेबल से मोबाइल उठाकर इस्तेमाल करने लगी। आज जल्दी जागने की खास वजह शरिया का एक्सीडेंट था, जो कि उसने नहीं पता था कि अगर शरिया अस्पताल में ना होता तो वो आज तक इतने सुकून से अपने बेड पर मोबाइल संभालना कर रही होती। तुम कब जाओगी? रानिया ने आंखें मलते हुए कहा। कुछ देर पहले ही हया ने बेड से टेक लगाते हुए कहा। मेरा मोबाइल पकड़ाना ज़रा, नानी ने हया से कहा। अभी बहुत मुश्किल हया के कमरे को चंद मिनट की ही खामोशी नसीब हुई थी कि रानिया ने जोरदार चीख मारी। इस पर हया की आंखें खुली रह गई। हया, ज़ुहैब की अम्मी अब्बू ने मुझे पसंद कर लिया है, वो आज ही मेरे घर आ रहे हैं। रानिया ने चीखते हुए कहा। क्या फ़ायदा, ज़ुहैब तो अमेरिका बैठा हुआ है। हया ने तदास होते हुए कहा। अरे क्या हो गया? ज़ुहैब कहाँ अमेरिका बैठा हुआ है? अभी कल ही तो बेचारे ने हमें चिकन कढ़ाई खिलाई थी। रानिया ने हंसते हुए कहा। क्या ये वही ज़ुहैब है? मगर उसकी शक्ल तो कोई और थी। यार ये कैसे हो सकता है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ शक्ल तो वाकई बदल गई है। पहले थोड़ा मोटा हुआ करता था, तब तो क्लीन शेव थी ना, मगर अब तो थोड़ा स्मार्ट हो गया, दाढ़ी भी है। मगर तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया? यार वक्त कहाँ मिला, सारा टाइम तुम ही फातिमा के साथ रही हो। अब मैं तुम्हें फातिमा के सामने कैसे बता दी? यार अब कितना मज़ा आएगा, मैं तुम और हमेशा साथ रहेंगे। मैं जेठानी, तुम दीवानी। हया ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर मेरा बेटा अब कैसा रहता? साहब ने डॉक्टर से पूछा। वो ठीक है, अब तुमने इन्हें नींद की गोलियां देकर सुलाया है। आपके बेटे ने अपने साथ बहुत गलत करने की कोशिश की है, वो तो शुक्र है अस्पताल के सामने ने कैमरे में आपके बेटे को साथ ऐसा करते हुए देख लिया था। माम आपने बुलाया? ताबिश ने रूम से दाखिल होते ही कहा। हाँ बैठो, मैं हमने तुमसे बात करनी है। सारिश बेगम ने ताबिश को सोफे पर बैठते हुए कहा। क्या फैसला? ताबिश ने सवाल। तुम्हारी शादी करने का। हम चाहते हैं कि तुम्हारी और रानिया की शादी के साथ ही कर दी जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या आपने कोई लड़की पसंद की? ज़ुहैब ने कहा। हमने तो नहीं की, मगर तो अगर तुम्हें कोई पसंद है तो हम बता सकते हैं। सारिश बेगम ने पूछा। जी मुझे पसंद है। ज़ुहैब की कज़न फातिमा रानिया की क्लास फेलो है। ताबिश को इससे ज़्यादा मुनासिब मौका नहीं मिल सकता था अपनी बात मनवाने का, इसलिए उसने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कहा। मुझे तुमसे उम्मीद भी यही थी कि तुम कोई मिडिल क्लास लड़की ही पसंद करोगे। वेल ये तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, जो दिल चाहे करो, मुझे कोई मसला नहीं है। मगर तुम कब लेकर जाना चाहते हो उनके घर? मुझे अभी ही बता दो ताकि मैं अपने इस मीटिंग कैंसिल कर दूँगा। आज ही, ताबिश ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। तुम आज तो नहीं, क्योंकि आज तो ज़ुहैब के घर वाले इधर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच मॉम डैड मेरी बात सुनने के लिए। अब तुम जाकर रानिया को तो लेकर आओ, वरना जाने कब वापस आएगी। कल से घर से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम। हया ने अस्पताल के रूम में दाखिल होते ही कहा। वालेकुम अस्सलाम। साइमा और आसिया बेगम ने कहा। यह आपके बाबा की धन है, आओ उधर बैठो मेरे पास। आपकी मामा ने बताया कि आपका रिश्ता तय हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू आंटी, बाबा गाड़ी पार कर रहे हैं, मैं खुद ही अंदर आ गई। शहरियार मेरा बेटा, उठो, आंखें खोलो, देखो हया आई है आपको पता करने। साइमा बेगम ने शहरियार के बालों में हाथ फेरते देखा, जबकि हया का नाम सुनते शहरियार की आंखें खुल गई। वह हया से माफ़ी मांगने की चाहता था, मगर कमज़ोरी के बायस वो ज़्यादा बोल नहीं सकता था। मामा ये आलिया ममानी ने आप लोगों के लिए नाश्ता भेजा है। हया ने नाश्ते का चापा आसिया बेगम को पकड़ते कहा। ओहो, आपको मना करना चाहिए था कि ना। हया को डांटने का मैंने कहा भी था उन लोगों को, मगर उन्होंने नहीं सुनी मेरी बात। हया ने मुँह बनाते कहा। हया की बात सुनकर साइमा बेगम आसिया बेगम हंसने लगी, जबकि शहरियार एक बार फिर ख्यालों की दुनिया में खो गया।